Hello everyone, welcome to my channel. This is lesson number 1, part 1.6, resource and development. Let's start it. To SST class, this is the left part of page number 5. Let's start it. Land utilization यानी कि भूमि का उपयोग. Land resource are used फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज. देखो किस पर्पज के लिए लैंड का यूज होता है. देखिए, नंबर 1 फॉरेस्ट, जंगलों के लिए. नंबर 2 लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन. अब देखो कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं होती वो कौन कौन सी होती है जरा देखिए. पहली भूमि जो खेती के लिए नहीं होती, ठीक है ना, बैरन एंड वेस्टलैंड, जिसे आप बंजर या कृषि के लिए अयोग्य भूमि कहते हो. नंबर 2 लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. और ऐसी जमीन पर आप खेती नहीं कर सकते जो गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई, यानी कि जिसमें खेती के अलावा कोई और कार्य किया जाता है, जैसे कि उसमें इमारतें बनी हो, सड़कें बनी हो या फिर फैक्ट्री खुली हो, उसे आप खेती के लिए यूज नहीं कर सकते. नंबर 3 देखिए, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. अब इसमें आ जाता है पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि. देखिए इसमें लिखा भी है एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड. फॉलो लैंड का मतलब होता है पड़ती भूमि, ठीक है. तो उसके अलावा कौन सी भूमि जो है अयोग्य होती है खेती के लिए. इसमें देखिए पहला है स्थायी चरागाह, परमानेंट पास्चर, जिसे आप स्थायी चरागाह बोलते हैं, एंड ग्रेजिंग लैंड, जिसे आप गोचर भूमि बोलते हैं, जहां पर जानवर घास खाते हैं, ठीक है ना, ग्रेज करते हैं. बी देखिए लैंड अंडर miscellaneous tree crops groups not including in net zone area. अब देखिए विविध प्रकार के पेड़ होते हैं और फसल होती है पेड़ों में, ठीक है ना, और कुछ क्या होते हैं, बगीचे होते हैं. ऐसी भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं होती है, ठीक है ना, तो वहां पर भी आप खेती नहीं कर सकते, जहां पर पेड़ हो या फिर जो है कुछ बगीचे हो, ठीक है ना, ऐसे स्थान पर भी खेती नहीं हो सकती. सी कल्चरेबल वेस्ट लैंड. अब इसका मतलब है कि कृषि योग्य बंजर भूमि, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. और इसका मतलब है कि ऐसी भूमि जिसे 5 वर्षों से अधिक जो है छोड़ दिया गया, यानी कि पिछले 5 सालों से जिस भूमि पर खेती नहीं की गई हो उसे जो है कृषि योग्य बंजर भूमि कहा जाता है, यानी कि कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है. अब देखिए नंबर 4 जो है फॉलो लैंड. अब पड़ती भूमि क्या होती है, ऊपर आपने पढ़ा था ना फॉलो लैंड, मैंने बोला था, तो वो क्या होती है इसमें देखिए. पहला है करंट फॉलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर. देखो एक होती है करंट फॉलो, जिससे आप जो है वर्तमान पड़ती भूमि कहते हैं. यहाँ पर जो है कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती जहाँ पर न की गई, यानी कि 1 साल या फिर उससे कम, ठीक है ना. अब बी वाला देखिए अदर देन करंट फॉलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. और दूसरा है वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त जो अन्य पड़ती भूमि होती है, ठीक है ना, जिसे आप पुरातन पड़ती भूमि भी कह सकते हो. यहाँ पर जो है 1 से 5 वर्ष से खेती नहीं की गई होती है, यानी कि 1 से 5 साल हो जाते हैं जहाँ पर खेती नहीं की गई होती, उसे पुरातन पड़ती भूमि कहते हैं. और जहाँ 1 साल या 1 साल से कम होता है तो उसे वर्तमान पड़ती भूमि कहा जाता है. क्योंकि हम 6 महीने में एक फसल लगा लेते हैं आमतौर पर, तो साल भर में 2 होते हैं, तो ऐसा कुछ समझ लीजिए, ठीक है. यदि जैसे कि आपने एक फसल छोड़ दी तो वो वर्तमान पड़ती भूमि में आ जाएगी, 1 या 2 फसल, क्योंकि 6 महीने में एक फसल लगभग हो जाती है, ठीक है. अब नंबर 5 देखिए नेट सोन एरिया. इसे जो है आप जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र कह सकते हैं, जिसमें आप जो है आम बोते हैं. तो एरिया सोन मोर देन 1 इन एन एग्रीकल्चरल ईयर पुट नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. अब देखिए एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल या फिर बोए गए क्षेत्र में जोड़ा जाता है, तो वो सकल कृषित भूमि क्षेत्र कहलाता है, जिसे आप बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया. सकल कृषित क्षेत्र कहते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया को, ठीक है ना. तो इसमें क्या होता है, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को जोड़ा जाता है. अब अगला हेडिंग है लैंड यूज पैटर्न इंडिया. भारत में जो है भूमि का उपयोग
किस प्रकार किया जाता है, उसका प्रारूप क्या है। लेट्स सी, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशनल एक्सेट्रा। तो देखिए, भूमि को निर्धारित करने वाले जो है दो प्रकार के तत्व हैं। पहला है भौतिक तत्व, जिसे आप फिजिकल फैक्टर बोलते हो, उसमें आ जाता है भूमि की आकृति, जलवायु, मिट्टी का प्रकार। और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर यानी कि मानवीय कारक, जिसमें आ जाता है जनसंख्या का घनत्व और जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी की क्षमता और संस्कृति हमारी और जो हमारी परंपरा है वो शामिल रहती है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और भारत की यदि हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें वो तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। यद्यपि जो है केवल 93% भूभाग को ही भू उपयोग संबंधी आंकड़े में उपलब्ध मतलब भू संबंधी आंकड़े जो उपलब्ध है वो केवल 93% है हालांकि। और उसका कारण क्या है जरा देखिए, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सपेक्ट आसाम हैज नॉट बीन डन फुली। क्योंकि जो पूर्वोत्तर प्रांत है जिसमें कि आसाम को छोड़ करके, ठीक है ना, पूर्वोत्तर प्रांत में आसाम को छोड़कर अन्य प्रांतों के जो सूचित क्षेत्र है उसकी पूरी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है, इसलिए 93% का आंकड़ा हमारे पास है, ठीक है, भारत के ज्योग्राफिकल क्षेत्र का। मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान चाइना हैव नॉट बीन सर्वेड। और यहाँ तक कि जो जम्मू और कश्मीर का भाग है जिसमें पाकिस्तान और चीन ने अधिकार कर रखा है, उन क्षेत्रों की भूमि का जो उपयोग है उसका सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। इसीलिए जो है वो जो है 93% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है जो भारत में डाटा के रूप में अवेलेबल है। ये समझ में आ गया होगा ना, तो ये पेज फिनिश हो जाता है। पेज नंबर 5 में मैंने आपका शुरू किया था भारत में भू उपयोग के प्रारूप, और मैंने उसमें बताया था कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो है कितना लाख वर्ग किलोमीटर, किसको याद है, वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसमें भी केवल 93% भूभाग का ही हमारे पास क्या है आंकड़ा उपलब्ध है। अब जो उपलब्ध आंकड़ा हमारे पास 93, उसके बारे में आगे क्या लिखा है इस पेज में देखिए, लैंड अंडर परमानेंट पॉस्चर हैज आल्सो डिक्रीज्ड। तो जो स्थायी चारागाह है उसके अंतर्गत जो भूमि आती है वो भी डिक्रीज यानी कि कम हो चुकी है। हाउ वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पॉस्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास जो कैटल है, पालतू पशु है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और इतने कम चारागाह भूमि है, हम उनको कैसे पालेंगे और कैसे और इसका कंसिक्वेंस यानी कि परिणाम क्या होगा। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जो वर्तमान में फालो यानी कि पड़ती भूमि है उसके अतिरिक्त जो अन्य पड़ती भूमि जो उपजाऊ नहीं है और इन पर फसल उगाने के लिए कृषि की लागत क्या है और ज्यादा आ जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आगे देखिए, hence यहाँ पे hence these lands are cultivated once or twice in about 2 or 3 years, and if these are included in the net sown area, then percentage of NSA in India comes about 54% of the total reporting area। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि इस भूमि पर 2 या 3 वर्षों में इसको 1 या 2 बार बोया जाता है, कौन सी पड़ती भूमि पर, ठीक है ना। और यदि इसे शुद्ध जिसे आप निवल बोलते हैं बोए गए क्षेत्र में शामिल कर दिया जाए तब भी भारत की कुल जो सूचित भूमि है जिसकी जानकारी उपलब्ध है वो लगभग 54
which create heat from one state to another. अब जो पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया का मतलब शुद्ध बोएलियस क्षेत्र, तो उसको यदि देखा जाए तो उसका प्रतिशत भी, यानी कि उस भूमि का प्रतिशत भी जहाँ खेती की जाती है वो हर राज्य में अलग अलग है. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% of Arunachal. तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास पंजाब और हरियाणा की भूमि की बात करें तो वो 80% भूमि पर खेती होती है वहाँ. लेकिन यदि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि उसमें जो है मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड. तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड इन 4 जगहों पर जो केवल 10% से भी कम क्षेत्र पर जो है खेती की जाती है. अब यहाँ पर हम इसका आकलन कर सकते हैं कि हर राज्य में जो है जो नेट सोन एरिया है वो बहुत ही डिफरेंट है, कहीं पे बहुत अधिक है, कहीं पे बहुत कम है. ठीक है, अब यहाँ से आगे देखिए फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द desired 33% of the geographical area as it was outlined in the National Forest Policy 1952. मतलब 1952 में जो एक फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, राष्ट्रीय वन नीति जिसे आप बोलते हो, ठीक है ना, उसके द्वारा जो है जो निर्धारित वन क्षेत्र है किसी भी देश का वो 33% होना चाहिए. ठीक है ना, 33% क्षेत्र पर जो है वनों का आच्छादन होना चाहिए. It was considered essential for maintenance of the ecological balance. और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो है इससे जो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में, यानी कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायता या फिर ये जरूरी है. ठीक है, यहाँ से आगे देखिए the livelihood of the millions of people who live on the fringes of these forests depends upon it. अब साथ ही साथ ऐसे भी लोग हैं वन क्षेत्रों के आसपास जो यहाँ पर रहते हैं, लाखों लोग ऐसे, और अपनी आजीविका पर वो इन्हीं वनों पर भी निर्भर रहते हैं. A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses. अब देखो भू उपयोग का एक भाग जो है बंजर भूमि कहलाता है और दूसरा जो है गैर कृषि प्रयोजन में लाई गई भूमि होती है, यानी कि कृषि के अलावा अन्य यूजेस में उस भूमि का प्रयोग किया जाता है. वेस्ट एंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया एंड लैंड पुट टू अनदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड्स सेटलमेंट्स. अब देखिए बंजर भूमि में क्या होती है, पहाड़ी चट्टानें होती हैं, सूखी भूमि होती है, मरुस्थलीय भूमि होती है, तो ये सारी भूमि जो है बंजर भूमि में शामिल होती है. और जो यहाँ से आगे फर्दर फॉरगेट द लाइन कौन सी थी, हाँ, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री एक्सेट्रा continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it. अब देखो जो कृषि के अलावा जो भूमि का प्रयोग होता है उसमें हम क्या उस भूमि का यूज कैसे करते हैं, जैसे वहां पर हम कुछ घर आवास बना देते हैं, ठीक है, सड़कें बना देते हैं, रेल लाइन बना देते हैं, उद्योग बना देते हैं, ठीक है ना. तो इस तरह से जो है खेती के अलावा भूमि का यूज किया जाता है. अब यहाँ से आगे देखिए रेलवेज इंडस्ट्री एक्स्ट्रा कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन. हाँ, तो जो लैंड का यूज करते हैं रेल, सड़क, उद्योग इत्यादि बनाने में, तो लंबे समय तक यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, भूमि का डिग्रेडेशन यानी कि निम्नीकरण हो जाता है. Thus in turn has serious repercussion on society and environment, और जिसका समाज और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ता है और आपदाएं आ सकती है. ठीक है, अब अगला हेडिंग है आपके, देखिए यहाँ पर राइट साइड में लैंड डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन का मतलब होता है निम्नीकरण.